कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब क्या आपको लगता था कि हमेशा से होनहार है तो हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा ही? शुरू से बच्चा से ही है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बच्चे के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके सामने आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग की समस्या होती है। आपने सही बोला सर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। 3 घंटे का पेपर था। मैं जब फर्स्ट बार मॉक लिखा मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब 4-4.5 घंटे हो गए और 18-19 क्वेश्चन हुए थे। जो मॉक इंटरव्यू थे पैनलिस्ट, उन्होंने काफ़ी मतलब गाइडलाइन दी। आफ्टर जो वो थर्ड आई उन्होंने भी बताया कि कैसे आप अपने थोड़े एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। इतना कंफर्म थे हम शुरू से कि अगर ये प्रीलिम्स निकाल लेगा तो फिर इसको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आप किसी से बोलोगे कि नहीं मोटिवेशन ले लो तो वो एक दिन रह सकती है, बट यदि आप अंदर से कहोगे ना कि नहीं हो पाएगा तो नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आपको पता है यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम लोग मिलने आए हैं उज्जवल प्रियांक से, जो कि ऑल इंडिया रैंक 10 है और वो पटना से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है उनका और प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और स्टूडेंट्स को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं। सो हम लोग हैं उज्जवल प्रियांक के यहाँ, आपको पता है जो रैंक 10 है यूपीएससी सीएससी 2025 में। और अब बात करते हैं उनके पेरेंट्स से कि उनका क्या रोल रहा उनके प्रिपरेशन में और उनके सक्सेस में। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब क्या आपको लगता था कि हमेशा से होनहार है तो हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा ही? शुरू से बच्चा से ही है। हाँ हाँ। और मतलब इसका कैसा डेडिकेशन था, क्या मतलब? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा। ओके, तो इस जैसे जनरली बच्चों को बहुत अटेम्प्ट लग जाता है क्रैक करने में, 5 to 6, इन्होंने थर्ड ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। तो आपको क्या लगता है ऐसा इन्होंने डिफरेंट क्या किया? ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बहुत बस मेहनत? बहुत मेहनत किया। अच्छा, ओके। मतलब घर में हम लोग अनसा जाते थे कि रात भर पढ़ रहा है मगर ये अपना लगा रहता था डेली का। इसका ही भी ओके। आज भी देखे कि सुबह से देख रहा है। हम आज तो सोए खैर हुए रिजल्ट हैं। ही है तो रिजल्ट तो हाँ, बाद में ना हाँ, आया, हाँ, एक हाँ, बैग है। मैं सुबह से देख रहा है कि भोरी से अपना हाँ, देख रहा है, मोबाइल पर पढ़ रहा है। ओके। तो आप क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसे बाकी पेरेंट्स को भी जो पटना में रह के, जैसे इन्होंने तैयारी की पटना में रह के, तो जी। क्या आपको क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को? नहीं, जरूर मेहनत करना चाहिए। हम्म, मेहनत का फल मीठा होता है। हम्म, और जैसे उज्जवल प्रियांक की है बहुत मेहनत, हाँ, ओके। आज उसका रिजल्ट आया। आज ओके। हेलो मैम, क्या कैसा लग रहा है आपको? पहले तो अभी तो फीलिंग सिंक क्योंकि ये सब सारे पेरेंट्स का सपना होता है और खास करके बिहार में बोल सकते हैं कि मतलब, और वो भी रैंक 10। तो कैसा लग रहा है? आप कुछ क्या बोलना चाहेंगी? शब्द नहीं है। स्पीचलेस है एकदम, बिल्कुल ही। उम्मीद और तक मतलब था। सब कोई रहता है ना कि करेगा, बट टिन थोड़ा सा हाँ हाँ, ये तो पता था कि ये इसका क्वालिफाई इस बार करने वाला नहीं, है। क्वालिफाई तो हाँ है, हाँ हाँ, बट अब कितना रैंक है वो पता नहीं। बट हम्म। जो भगवान दिए बहुत अच्छा बहुत दिए। अच्छा दिए रैंक 10, नहीं मतलब मेहनत का फल। भगवान का आशीर्वाद। और भगवान का पूजा भी बहुत करते हैं। हाँ, भगवान का पूजा भी बहुत ज्यादा करते अच्छा अच्छा, ऐसा करते हो? अच्छा पढ़ाई अच्छा, जितना वेरी गुड। पढ़ाई करता है उतना भगवान का पूजा भी करता है। अच्छा, ठीक है। और आप लोग को ऐसा क्या लगा कि ऐसा मतलब इतना कम अटेम्प्ट में क्रैक कर लेना बहुत आसान बात नहीं है? तो डेफिनेटली डेडिकेशन तो है, डेडिकेशन तो है। और क्योंकि शुरू से सेंट माइकल्स में सारा चीज बहुत अच्छा रहा। इसकी जो है राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। हम्म, इतना कंफर्म थे हम शुरू से कि अगर ये प्रीलिम्स निकाल लेगा तो फिर इसको कोई नहीं रोकेगा। हाँ। तो मतलब इतना फर्स्ट आप बचपन से देखती होंगी हाँ, इसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब वो लिखने का तरीका एक हाँ, बताता है हाँ, ना, हाँ, तो उसको देख के तो पता था। हाँ, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स में हम्म, और उसके बाद जब वो निकला तो फिर कंफर्म तो थे कि भगवान ईश्वर कुछ ना कुछ तो देंगे। मगर बम्पर मिला, बहुत मिला। ठीक है। और आप कुछ बोल, आपको कैसा लग रहा है नाती के सिलेक्शन पे? बहुत अच्छा लग रहा है, नाम रोशन किया है पूरे पटना का भी। नाम और के अनुसार उज्जवल नाम है, उज्जवल नाम भी उज्जवल है। उज्जवल कर दिया। ओके। कैसा मतलब आप लोग तो भी देखते होंगे इसको? प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। मौसी बहुत खुद गवर्नमेंट सर्विस में है। ओके तो मतलब घर से भी मोटिवेशन है। हाँ,
इसको इसको देखकर हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम्म। इतना ये तो होता है dedication कि के जैसे साथ कोई पढ़ता हाँ है। कोई अगर एक पर्सन हाँ, क्वालिफाई ये कर ले जैसे तो फर्स्ट है हम लोग के घर में, हम्म। मतलब इस जनरेशन में, तो ये दूसरे को इंस्पायर करने के लिए बिल्कुल सुटेबल है। फैमिली हो हाँ। पूरा मोहल्ला हो सबको पता सही चलेगा बात धीरे धीरे है, तो हाँ। सब मोटिवेट होंगे। इस बार के 2025 के क्वेश्चन में उन्होंने पहला ही क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के करप्ट प्रैक्टिसेस से पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने 2 बार पूछा हुआ है। जी सर। अटॉर्नी जनरल आया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार उन्होंने पूछा हुआ है जी सर। पास्ट में। तो इसका मतलब है कि थीम्स आर ऑफन रिपीटेड एंड पीवाईक्यूज आर पैराफ्रेज्ड। यस सर। यही है ना? यस सर। तो उसमें कैसे एनालिसिस करते थे जब मेंस की प्रैक्टिस करते थे? सर जैसे मीन्स आपने GS2 बोला, GS2 इज़ वन ऑफ द सिलेबस जो काफ़ी डिटेल्ड है अमंग ऑल द GS। तो सर GS2 में उन्होंने साफ कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो सर मैंने क्या किया था कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बना रखे थे, जैसे कि उसका सेक्शन 8 है, सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिस है। हाँ। वो सर मैं एक रात पहले रिवाइज करा था और मैंने स्टार्ट ही किया था कि सेक्शन 123 डील्स विद करप्ट और प्रैक्टिस। इनफैक्ट वो 3 बार ही ऑलरेडी रिपीट हो चुका है करप्ट प्रैक्टिसेस वाला। यस सर। और सर उसी तरीके काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे रखी है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अनलिमिटेड नहीं है, वो काफी मतलब लिमिटेड है। हाँ, फंक्शंस कॉमन है, हाँ पावर्स कॉमन है, हाँ कुछ जो इश्यूज हैं वो आपको जानने हैं। हाँ हाँ सर, अगर हमने NCSC जो शेड्यूल कास्ट का NCST वगैरह का कर लिया तो उनके ऑलमोस्ट फंक्शन सेम हाँ, है, बस same थोड़ा है। उसको चेंज पूरा कर नेशनल देना। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, Schedule, विमेन, हाँ। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ह्यूमन राइट्स हाँ। कमीशन ऑलमोस्ट सेम है। हाँ सर। अच्छा बेटा, इसमें एक और बात मुझे बताओ कि जिस समय मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जी सर। तो मेंस की प्रैक्टिस में पहली समस्या जो स्टूडेंट के सामने आती है, शुरू में हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा पहली बारी तैयारी कर रहा है, जी जैसे सर। आप 3rd अटेम्प्ट में थे, हम्म, एक समस्या क्या आती है कि आपके एडवाइस को, 3rd अटेम्प्ट वाले एडवाइस को 1st अटेम्प्ट वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा, जी सर। यस। क्योंकि आपके स्किल सेट में, आपके नॉलेज के बेस में और उस 1st अटेम्प्ट वाले के नॉलेज के बेस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो Yes, sir. इम्पॉसिबल है हाँ कि सीधे सीधे आपने जो कहा है उसको वो एसिमुलेट कर ले। जी सर। 1st अटेम्प्ट के लिए बच्चे के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके सामने आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग की समस्या होती है, जी सर। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके और लिखना। जी सर। इसके लिए क्या किया था जब आपने तैयारी शुरू किया था? सर जब मैंने तैयारी शुरू की तो आपने सही बोला सर, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 3 घंटे का पेपर था। मैं जब फर्स्ट बार मॉक लिखा मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब 4 साढ़े 4 घंटे हो गए और 18-19 क्वेश्चन हुए थे। और सर दूसरा था कि मैं थोड़ा उसको पैराग्राफ वाइज लिखता था, थोड़े फॉन्ट्स छोटे थे, तो उस कारण भी दिक्कत आ रही थी। तो सर फिर मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो क्वेश्चन है उसके पहले कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे सर कि कोई क्वेश्चन आया अटॉर्नी जनरल, तो वहाँ पे जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 78 वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा। तो उस तरीके से जैसे मैंने जो बेसिक्स बुक थे उससे एटलीस्ट इतना बेस बना लिया कि मैं कुछ लिख सकूं जो कि करेक्ट है, जिससे कि थोड़ा एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग बेसिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ जैसे आर्टिकल्स के नाम हो गए, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ किंगडम्स के नाम, उनके टाइमलाइन हो गए, इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गए जो हम देखते हैं। तो इन टर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा आंसर्स में ताकि मार्क्स इंप्रूव हो। और सर दूसरा चीज़ कि हम अपने पॉइंट्स पेपर को कंप्लीट करने के लिए और आंसर को जस्टिस देने के लिए आई थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है सर, थोड़ा क्लैरिटी मिलती है। और सर यदि हो सके तो कुछ डायग्राम्स यूज कर ले, हब एंड स्पोक मॉडल, कुछ मैप, इससे सर थोड़ा पेपर भी ऑक्यूपाई होगा, थोड़ा भरा भरा भी लगेगा और पेपर कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें एक और समस्या बच्चा फेस करता है कि शुरुआत में उसके पास वोकैबुलरी का स्टॉक बहुत कम होता है जी जब वो सर। पढ़ना इनिशियली शुरू करता है। जी सर। इनिशियली वो अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। तो क्या ये एडवाइजेबल होगा एक स्टूडेंट के लिए कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरुआती दिनों से की जाए या शुरुआत में राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए सब्जेक्ट के कंटेंट पर? सर आई वुड से कि जो टॉपिक्स हैं वो तो हमने पढ़ाई है स्टैटिक से, और सर मार्केट में मिल जाता है स्टैटिक, मतलब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड PYQs मिल जाते हैं। तो सर उसमें बहुत लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम लोग अमेंडमेंट पे क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस बार भी आया, तो उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो डिटेल्स मांगते हैं। तो सर जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें थोड़ा ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं विच आर डिमांडिंग द थिंग्स विच आई नो, और उसको पहले प्रैक्टिस करें, और फिर जब धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब अगले लेवल के क्वेश्चंस अब में यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जानने की है कि आपको सीधे सीधे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने हैं। द पॉइंट इज आपको एटलीस्ट कहीं से तो शुरू करना होगा।
तो आपको शुरू करना है, सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आपको पहले जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटलीस्ट वहां से आप शुरू कीजिए एंड यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग। यस सर। क्योंकि सबका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो लिखने से बहुत भागते हैं लोग। अच्छा, एक और मैं स्टूडेंट में ट्रेंड देखता हूँ कि स्टूडेंट लिखते नहीं है। कई बार मैं 2-2 साल की तैयारी के बाद भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अभी तक तुमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो कहते हैं नहीं की। मेरा मानना है कि 2 साल तक लगातार तुमने पढ़ाई की है और अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो वो जीरो हो चुका है, जी सर। क्योंकि तुमने अप्लाई तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ। दूसरा, ये कोई एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जी बिना सर। एप्लीकेशन के तो उस नॉलेज का कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। तो स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस करेंगे? सपोज उन्होंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, उन्होंने इंडियन पॉलिटी पढ़ी, या उन्होंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो क्या हम टॉपिक पढ़ें और टॉपिक वाइज जो आसान क्वेश्चन है इनिशियली हम उसको सॉल्व करते चले? सर मैं यही बोलूँगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं और उसको जब हम रीड कर रहे हैं तो देयर वोंट बी एनी सिंगल डे जिस दिन आई कैन से कि मेरा सिलेबस कंप्लीटली पूरा हो चुका है, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इज डायनेमिक एवरी डे। कल कुछ नया न्यूज़ बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। देन जियोपॉलिटिक्स में आज ईरान चल रहा है, बिल्कुल, कल को बिल्कुल। कोई दूसरी कंट्री आ सकती है, तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। सो देयरफॉर एटलीस्ट जो हमने स्टैटिक कंप्लीट कर लिया है उसका तो बिल्कुल, या तो जब यूनिट कंप्लीट हो गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्लीट हो गया, आई वोंट सजेस्ट कि हर चैप्टर के बाद लिखना है, क्योंकि क्या होता है सर, चैप्टर्स की इंटरलिंकेजेस भी होती हैं। एक चैप्टर से एक आंसर नहीं लिखा जा बिल्कुल, सकता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तब उसके क्वेश्चंस को हम लोग ले, जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हो जाए तभी एक पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन लिखा जा अच्छा, पाएगा। तब बिल्कुल, बिल्कुल। इसका हाँ। मतलब शुरुआत में कुछ टॉपिक करने के बाद ही आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ई गवर्नेंस टॉपिक है, जी सर। अब ई गवर्नेंस से दे हैव आस्क्ड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। यस सर, एवरी ईयर वन क्वेश्चन। 2013 से पेपर शुरू हुआ है, हर साल वो एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस से पूछते हैं, बट मोर और लेस द थीम्स आर कांस्टेंट। यस सर। जहां पर वो वर्ड्स को या तो पैराफ्रेज कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नई टर्मिनोलॉजीज उसमें ऐड कर रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज जो कंटेंट उन्होंने पूछा हुआ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जी सर। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्या ये एडवाइजेबल होगा कि एक टॉपिक हमने पढ़ा, उस टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस हमने किए, दोबारा से हमने उस टॉपिक को रीड किया, जी सर। पुराने सालों के क्वेश्चन में जिन टॉपिक के किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में हमें दिक्कत आ रही है उसके लिए हम या तो बुक्स की, नहीं तो इंटरनेट की हेल्प ले, नहीं तो टीचर की हेल्प ले। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि सर जो भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ बुक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला लक्ष्मीकांत की बुक है, उन्होंने स्टैटिक के लिए बहुत अच्छा दिया है, बट जो मेंस का Mains पेपर बिल्कुल पॉलिटी नहीं। आता है वो बिल्कुल डायनामिक बिल्कुल है। नहीं। उसमें हमें केस लॉज ऐड करने पड़ेंगे, हाँ। उसमें हमें कुछ रिसेंट एग्जांपल्स ऐड बिल्कुल। करने होंगे, तो इसके लिए सर लाइव कंटेंट ज़रूरी है। इसके लिए जो मैगजीन्स करंट अफेयर्स आती रहती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे मैंने यही किया कि इंडियन एक्सप्रेस पे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड, मैंने हिंदू पेपर स्टार्ट कर दिए, बट सर मुझे 2 दिन में पता चल गया कि मुझे तो अभी बेसिक्स नहीं पता, ये मैं क्या समझूंगा, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह के डिफिकल्ट टर्म्स रहते हैं। अच्छा बेटा, एक और बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग सी बात है, क्या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ के क्लास में जाएं? ये सर, ये बहुत हेल्पफुल होती है जब हम लोग कोई टॉपिक्स पहले से जानते रहते हैं, तो उसमें सर ये होता है कि जब टीचर कुछ बता रहे हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर में हम कुछ सुन रहे हैं तो उसमें ये बहुत हेल्प मिलती है कि हमें बैकग्राउंड पता है तो समझने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो कई बार क्या होता है सर कि जो टीचर होते हैं वो एक पेस पे स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं, बट वो पढ़ते पढ़ते अराउंड 40 मिनट्स 45 मिनट्स पे एक पेस पे चले जाते हैं, तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट होता है कोप अप करना। तो इसीलिए सर अगर थोड़ी सी रीडिंग हम पहले कर ले या फिर थोड़ा बेसिक्स भी पढ़ ले, मतलब डिटेल में नहीं जाए, बस थोड़ी बेसिक्स पढ़ ले कि हाँ ये टॉपिक में एटलीस्ट टॉपिक्स क्या क्या है जो पढ़ने होंगे, सब टॉपिक्स, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फिर हमें फ्लो पता है कि वो रिवर किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे इसी बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, यस जो सर, 2021 का एक्ट 21 का। हाँ तो बेसिकली ये क्वेश्चन का थीम ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। हाँ। पहले भी उन्होंने पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को, हम्म। उन्होंने इसी थीम को पैराफ्रेज करके दोबारा से रिपीट किया है। जी सर। तो इसका मतलब है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पुराने सालों का क्वेश्चन एक बारी देख लेना चाहिए। हाँ। यू माइट बी नॉट बी नोइंग द आंसर, लेकिन sir. आपको ये प्रिसाइजली पता रहेगा कि मेरे को इस टॉपिक में कितने डेप्थ में और कितने डिटेल में जाना है। यस सर। दूसरा, मैं एक और टेंडेंसी देखता हूँ स्टूडेंट में कि स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा किसी भी टॉपिक पर डेप्थ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। यस सर। मैं हमेशा स्टूडेंट को वार्न करता हूँ कि डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी भी टॉपिक में डेप्थ एक्वायर करेंगे बिना क्वेश्चन देखे हुए, इट विल बी ऑफ नो यूज, यस सर। मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जो बेस्ट कोर्स, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि पुराने सालों का पेपर देखें, पुराने सालों के पेपर के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी को मॉडल करें, बजाय कि किसी एक टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ एक्वायर करें।
यस सर, जो हमारे जीएस के पेपर्स हैं उसमें सर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें कुछ टर्म्स याद होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो हम यूज़ कर सके थ्रू आउट द पेपर्स। अगर एक कीवर्ड जीएस 1 में यूज़ हो चुका है तो वो जीएस 2 में भी यूज़ हो सकता है, जीएस 3 में भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर सोसाइटी है तो वो सोशल जस्टिस में भी आ सकता है, वो सोशल जस्टिस से एथिक्स में भी जा सकता है। तो सर ये सारे टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे विच आर रेलिवेंट अक्रॉस पेपर्स। सर पॉवर्टी जीएस 1 में भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, जीएस 3 में भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर ये सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। और सर आई वुड से कि पीएचडी नहीं करनी है बहुत हमें। बढ़िया। सर जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे केशवानंद भारती जजमेंट था, मैं पहली बार जब पढ़ा तो मैं वो क्या किया, मैं उसको पूरा पढ़ने लगा कि अच्छा इसमें क्या हुआ था, वो कौन थे, उनकी ऐसा जजमेंट क्यों हुआ। फिर मैंने जब मैंने देखा कि मुझे आंसर में तो बस कोट करना है कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है, तो मुझे क्यों क्यों जानना अच्छा है। बेटा, एक बात और स्टूडेंट को बताओ। हम्म। स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज रहता है। मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ, when you need to write your answer in 150 words or 250 words, so content is never a challenge. Yes, But sir. if the same question is asked in 600 words, then content will become अच्छा, a challenging yes, task. sir. वहां पर कंटेंट का रोल बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब you need to focus upon basic content, answer writing, you need to hone your answer writing skill, और उस स्किल को होन करने के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर पर फोकस करना है कि क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जी सर। इसके लिए क्या किया था? सर जब जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं अपना पहला पढ़ रहा था 2022 के अक्टूबर नवंबर में, तो मैंने बेसिक आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, मॉडर्न इंडिया की, फिर पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जो मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनकी स्टार्ट कर दी थी। फिर प्रीलिम्स दिया मैंने, प्रीलिम्स में हो गया लकीली। उसके बाद सर जैसे ही मुझे पता चला कि प्रीलिम्स हो गया है, डे 1 पे मैं आंसर राइटिंग में इनरोल हो गया था। बहुत बढ़िया। और सर उसके बाद मैंने सारे पेपर्स कंप्लीट किए, एंड बैक ऑफ द माइंड मेरा यही था कि आंसर्स जब कंप्लीट होंगे तभी मेंस का रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए सर पेपर अटेम्प्ट 1 में भी और इस अटेम्प्ट में भी मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। इस बार का आंसर्स का क्वालिटी खुद मैंने एनालाइज किया बेटर था। पिछली बार क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, उतना कंटेंट कम था, तो थोड़े थोड़े क्या होते थे, पेपर कंप्लीट हो गया बट थोड़े एम्प्टी स्पेसेस हर क्वेश्चंस में रह गए थे। तो फिर बाद में मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज एग्जामिनर को भी ऐसा लग सकता है कि मे बी ही इज नॉट नोइंग थॉरोली। तो सर इस बार मेरा यही था कि बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मैंने रोज स्पेस नहीं छोड़ना है सर, दैट इज द। और सर जब मेंस करीब आ गया था तो मैं एक दिन में 3 पेपर लिख रहा था घर में बैठ के। इसका मतलब स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 2 बातें जानने की है। पहला, आपकी हैंडराइटिंग स्पीड, इट शुड नॉट बी ओनली अबव एवरेज, इफ इट इज एक्सेप्शनल वेल एंड गुड, बट इट शुड बी मिनिमम अबव एवरेज, बिकॉज राइटिंग 4000 words in 3 hours and preparing a structure of every question, it remains a very challenging task. So if your handwriting speed is only average, you won't be able to complete the paper with a structure. Yes sir. इसका मतलब है कि हैंडराइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, हैंडराइटिंग स्पीड के साथ साथ आपको पेपर में स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो वो बिना हैंडराइटिंग स्पीड के संभव नहीं है। यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर यही था। यानी इसमें एक माना जा सकता है कि क्वांटिटी विंस ओवर क्वालिटी। सर टू सम एक्सटेंट आई बिलीव कि जो प्रीलिम्स में 14,000 बच्चे क्वालिफाई करके आ रहे हैं, मोर और लेस एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो सर जितने लोग लिखेंगे ऑलमोस्ट आंसर्स सेम होंगे। तो सर हमें कुछ डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसके लिए हमें कीवर्ड्स का यूज करना होगा जो कि बिल्कुल एक तरफ दिखे आंसर में, और दूसरा कि पेपर थोड़ा भरा भरा लगे। ये दो। अच्छा बेटा, एक और चीज स्टूडेंट को एडवाइस करो। स्टूडेंट की जो हैंडराइटिंग स्पीड होती है वो जनरली एवरेज होती है। जी सर। मेरा ऐसा मानना है कि 4000 words in 3 hours, 180 minutes हमारे पास है, 20 मिनट्स हमें स्ट्रक्चर पर देना ही होगा 20 क्वेश्चन में, और इन्विजिलेटर के साथ डील करने में। इसका मतलब प्रैक्टिकली यू हैव गॉट ओनली 160 मिनट्स टू राइट आंसर। 160 मिनट्स में 4000 वर्ड्स, इसका मतलब है रफली 26 वर्ड पर मिनट। इसका मतलब कि आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अबव एवरेज होनी ही चाहिए। यस सर। एवरेज स्पीड पे काम नहीं चलेगा। अच्छा हाँ सर, जैसा आपने बोला कि बिल्कुल होनी चाहिए सर। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो मेरी हैंड राइटिंग थी वो मतलब आई वुड से गॉड गिफ्ट, मतलब वो ठीक थी, अच्छी थी। तो इसीलिए मतलब वो हैंड राइटिंग वॉज नॉट एन इशू, द स्पीड वॉज ऑलवेज एन इशू। तो इस स्पीड को मैंने हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश की, क्योंकि इन माई स्कूल्स आई हैव बीन अ स्लो राइटर, और मैं थोड़ा सोच के हमेशा लिखता हूँ। तो इसीलिए और सर दूसरी चीज़ की, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट है वो ऑलरेडी घर पे हो जानी चाहिए। वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप सोचो, रेडी टू यूज। जैसे सर मैंने एक क्वेश्चन देखा GS3 में कि द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। बस दिमाग में डोनाल्ड ट्रम्प, रेसिप्रोकल टैरिफ, चाइनीज एक्सपोर्ट बैन और वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये 3 टर्म्स आ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये स्टूडेंट के लिए बड़ी समझने वाली बात है
कि आपको एग्जाम में जाकर के सोचना नहीं है, पहले से सब कुछ सोच के आप तभी बैठे होंगे जब आपने, यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, यू विल ऑलवेज फेस चैलेंजेस। यस सर। तो इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करके पहुंचना होगा। दूसरी अच्छी बात जो इन्होंने बताई कि जस्ट एग्जाम से पहले ही यूज्ड टू राइट 3 पेपर्स इन अ डे, एंड आई टेल यू इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। राइटिंग 9 hours इन अ डे, मतलब आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। व्हेन यू विल राइट देन ओनली यू विल गेट टू नो कि ये क्या होता है। और दूसरा, आपको पीएचडी नहीं करनी है। यस सर। जो अच्छी बात बताई कि पीएचडी नहीं करनी है, स्टूडेंट सर जैसे थोड़ा बहुत ऑप्शनल में करने की जरूरत है, बिल्कुल। थोड़ा और बहुत। वो भी पीएचडी नहीं। हाँ वो भी पीएचडी वो भी नहीं सर, PhD थोड़ा अबव द मार्क, क्योंकि वहां पे भी सर बिल्कुल। अगेन वही मतलब सोशल एक डिफरेंशिएशन, थोड़ा बिल्कुल। डिफरेंशिएशन। He is having computer science background। इनकी बड़ी अच्छी बात रही है, जो मैं पढ़ाते समय स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर केशवानंद भारती केस पढ़ रहे हो तो केशवानंद भारती केस पे पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जानना है। तुम्हें ये जानना है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से लेकर के और सारी चीजें कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स, न कि तुम्हें पीएचडी करनी है। स्टूडेंट की ये एक बड़ी समस्या होती है कि स्पेशली जिनका बैकग्राउंड होता है, अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है तो मैं ये नोटिस करता हूँ वो केशवानंद भारती पढ़ते समय वो रुकेगा ही नहीं उतने नॉलेज पर जितने में 150 वर्ड और 250 वर्ड का आंसर हो जाए। जी सर। उसके पास 10,000 वर्ड का इंफॉर्मेशन होगा। जी। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि 10,000 वर्ड्स राइटिंग विल बी एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू। आपसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ये बताओ कि टॉपिक्स में डेप्थ कैसे पता हो कि हमारा रेंज क्या होना चाहिए, हमारा डेप्थ क्या होना चाहिए। सर जो टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर सर ऑलरेडी हमारे पास जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया तो सर उसमें केशवानंद भारती सब लिखेंगे। हाँ। सर बट उसमें हमें कुछ एड ऑन्स करने होंगे, जैसे मिनेर्वा मिल्स, इसको लोग बिल्कुल। भूल जाते हैं, बिल्कुल। तो मिनेर्वा मिल्स भी लिखना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़े और जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लिखना होगा, फिर थोड़ा उसको इनलार्ज करना पड़ेगा। आईआर कोएलो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो सर हमेशा जो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना होगा वो चीज़ पे फोकस करनी होगी जो इन जनरल अवेलेबल नहीं है। तो वो तभी होगी सर जब हम लोग खुद से रीड करेंगे। इफ़ वी विल कंप्लीटली रिलाई कि कोई कोचिंग वाला हमें सब कुछ दे देगा, तो यस दे आर देयर टू हेल्प, बिल्कुल। बट थोड़ी सी एफर्ट अपने तरफ से भी डालनी होगी ताकि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री कमिटीज से उन्होंने लगभग 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं, हाँ, एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन। बेसिक थीम्स आर ऑलवेज रिपीटेड। उन्होंने क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें किसी टॉपिक में पढ़ते समय ये जानना है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को दिमाग में रख के और हमें उस टॉपिक के डेप्थ को एनालाइज करना है। जी सर। क्योंकि ये हर स्टूडेंट की समस्या होती है अपनी फील्ड में, उनको डेप्थ नहीं पता होता है। दे वांट टू अचीव इनॉर्मस डेप्थ। यस मतलब वो किसी भी टॉपिक में जाते हैं तो फिर वो उनको सब कुछ पता करने की कोशिश वो करते हैं। हमें ये नहीं करना है। नहीं करना है सर। सर प्रीलिम्स में भी जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो काफी डेप्थ में पूछे जाते हैं, दे आर मोर और लेस समथिंग व्हिच इज अनसॉल्वेबल, जो कि Yes. ओनली पॉइंट परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स ही सॉल्व करेंगे जो या तो मास्टर्स कर रखी है उस सब्जेक्ट में या नहीं, फिर और हमको लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस में नॉलेज का जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं, वो लॉजिक से ही बनेगा। लॉजिक से ही बिल्कुल, बनेगा। बिल्कुल, सर बिल्कुल। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स गेव द फोर्ट ऑफ भटकल को किसने दिया था। अब उसमें 4 ऑप्शंस थे सर। अब मैंने देखा कि कृष्णदेवराय विजयनगर से, अब विजयनगर बार बार पूछते, मैंने उसको टिक कर दिया, वो सही निकल गया। बहुत बढ़िया। हाँ। तो बेटा कोई स्टूडेंट को ट्यूशन एक और चीज बताओ कि जैसे प्रीलिम्स में उनके सामने समस्या होती है, मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रीलिम्स में एक पॉइंट के बियॉन्ड जाकर के पॉलिटी का रोल खत्म हो जाता है, जी तुम्हारे सर। लॉजिक का रोल होता है। जी अगर सर। तुम ये सोचोगे कि मैं एमपी जैन भी पढ़ लूँ, एजी नूरानी भी पढ़ लूँ, तो भी तुम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। वो तुम्हें डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में भी हो सकता है फंसा दे। जी सर। तो मुझे तो स्टूडेंट को ये बताओ कि लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे। सर लॉजिक डेवलप करने का 2 ही तरीका है जो मेरे पास है, मतलब लोगों के अपने अपने टेक्निक्स होते हैं सर। एक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा, उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। सर जैसे इसी बार GS2 का जो पेपर था उसकी लैंग्वेज काफ़ी ट्रिकी थी, लेकिन यदि हम लोग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर ले देन इट बिकेम ईजी। जैसे एक क्वेश्चन था कि द करंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल हैज गॉन फार अवे फ्रॉम दी, Yes. तो सर इसको फर्स्ट रीडिंग में समझ पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल। लेकिन सर जब उसमें हम थोड़ा बहुत उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे क्वेश्चन पेपर में तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा ये कुछ टॉप डाउन अप्रोच की बात हो रही है और हमें बॉटम अप पे जानना है। बिल्कुल। तो फिर अगर ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी देन हम लोग उसको लिंकेजेस करके क्या पंचायती राज में क्या इशू है, हमारे डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में क्या इशू है, उस सारी चीजों को लिंक करके एक आंसर तैयार हो सकता मतलब है। बेसिकली हमें किसी भी क्वेश्चन पे
विजुअलाइजेशन डेवलप करना है, हम्म, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है, जी और सर। वो केवल क्वेश्चन के थ्रू आ सकता है। यस सर। एंड सर ये भी मैं बोलूँगा कि परफेक्ट 20 आंसर्स आर नॉट पॉसिबल। यस, सर जो हमारे आंसर्स होंगे दैट कैन बी परफेक्ट ओनली इन 12 to 13 12 to क्वेश्चंस, 13 questions। और उसके बाद सर जो क्वेश्चंस होंगे दैट वुड बी ईदर एवरेज, और एक दो क्वेश्चंस होंगे जो पता ही नहीं होंगे, तो उनमें सर कुछ रिलेटेड इश्यूज पे लिख के आना होगा। स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज को कंफ्यूज लेकर के रहते हैं कि 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें तो मेरे को 12 ही क्वेश्चन आते हैं। अब तुम टॉपर के ही मुंह से सुन लो, you need to know only 12 questions, you can write only 12 answers of 12 questions perfectly, you can still top the exam। तुम्हें 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं जानने हैं, you won't be getting 170 180 marks in paper 2 और paper 3। तो तुम्हें simply you need to know only 12 questions, उसके बाद तुम अगर एवरेज आंसर भी लिखते हो you can still top the exam। यस सर। इसका मतलब है कि 20 में से 20 क्वेश्चन हमें आइडियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा। और सर स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम आती है GS3 में और GS1 में, जहाँ पे Yes। सर सारे क्वेश्चंस पता होना ह्यूमन Impossible है। इम्पॉसिबल है। ये एक इलॉजिकल सी बात है। जी सर। इफ समबडी इज ट्राइंग टू नो ईच एंड एवरी टॉपिक, मतलब वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी सर। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि हमें एक अपने आप को लिमिटेशंस और एक बाउंड्री में बांधना ही पड़ेगा और सोर्स को लिमिट करना जी पड़ेगा। सर। जी सर। ग्रेट। बात किया GS2 का, बहुत डिटेल में सर ने बात की। तो जैसे जो सबसे डाइसी पेपर अभी देखा जाता है वो GS3 है, क्योंकि जी GS3 में मेरा भी जैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी जितना मेंस लिखा है, GS3 में जनरली लोग को 65 70 75 80 तक वो टैंक कर जाते हैं, उसके बाद का स्कोर बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता जी है। सर। तो उसके लिए पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए फॉर GS3? सर GS3 मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ पेपर जो कि मोर और लेस इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें इकोनॉमी है, उसमें एग्रीकल्चर है, एंड दे चेंज एवरी डे। इट इज़ नॉट, मतलब स्टैटिक भी हेल्प करती है, बट यू नीड टू गिव अ बैकग्राउंड विथ अ करंट पर्सपेक्टिव। जैसे सर मैंने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, उसको मैं क्योंकि न्यूज़पेपर थर्ड अटेम्प्ट में पढ़ा, तो मैं उसको करंट अफेयर्स से स्टार्ट करता था कि अच्छा ऐसा हुआ है। जैसे कि आई वाज लकी कि फिजिकल हेल्थ पे क्वेश्चन वो आया नीति था, आयोग वाला, इंडिकेटर हाँ, नीति नीति आयोग, वाला। एंड सर उसके मेरे पास नोट्स थे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, तो मैंने बिल्कुल वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट किया कि रिसेंटली नीति आयोग हैज़ गिवन द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर, और सर उसके बाद की जो टॉपिक्स थी उसमें मैंने वही चीज़ें लिखी जो मुझे लगी कि लिंक्ड है। जैसे कि जो मैंने पढ़ा था कि उसमें स्टेट का पब्लिक डेट क्या होनी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना है, कैपिटल एनके सिंह कमेटी और एनके सिंह कमेटी को लाना है, डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना है। तो उसके बाद सर अगर हम लोग स्टार्टिंग और एंड को एक बेटर स्टार्ट और बेटर एंडिंग के साथ, अगर बीच में थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो थोड़ा मॉडरेट कंटेंट भी दें, तो आई थिंक कि उसमें हो जाता मतलब है। मेनली है कि पंची इंट्रोडक्शन होना चाहिए और हाँ। कंक्लूसिव हाँ, कंक्लूजन। सर GS3 में आई थिंक कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने 13-14 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स बेस्ड ही इंट्रोडक्शन दिए थे, दैट रिसेंटली दिस हैज हैपेंड, रिसेंटली दिस हैज हैपेंड। ओके। अच्छा, और जैसे एक चीज और बच्चे हम लोग से भी पूछते हैं कि एक होता है स्पेस यूटिलाइजेशन पेपर में, जी तो सर। जैसे अगर आप डायग्राम्स बनाते थे या ग्राफ्स बनाते थे जी। तो उसका कितना प्रोपोर्शन रहता था पेज सर एक्चुअली जब मुझे ऐसा लगता था कि अभी मतलब क्योंकि मैं टाइमर देखते रहता था कि 1 घंटे में 8 क्वेश्चन, सेकंड घंटे में 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और लास्ट में 20 हो जाने चाहिए। तो उसमें जैसे ही मैं देखता था कि मेरा जो मार्जिनल टाइम है वो कम रहा है, तो उस वक्त मैं क्या करता था कि थोड़े बड़े बड़े डायग्राम्स कर देता था, और जब मुझे लगता था कि नहीं नाउ आई हैव पिक्ड अप द पेस, तो उसके बाद और जिसमें कंटेंट ज्यादा है तो वहां पे डायग्राम्स को आई यूज टू मेक इट अबाउट 1/3, जहां पे मुझे कंटेंट कम है और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो वहां पे हाफ पेज। इसका मतलब कि आंसर राइटिंग करते समय थॉरोली प्रोफेशनल अप्रोच, you should not get emotional while writing an answer, and you should not be overstepping your word limit. Word limit in a sense is time limit. यस सर। तो इसका मतलब है कि टाइम लिमिट को बार-बार आपको देखते रहना करना है। जी सर। हाँ। ओके। एंड एक क्लास जैसे कि एथिक्स में अगर देखते हैं तो एथिक्स, क्योंकि कोई भी टॉपर जो है डेफिनेटली अभी आपका स्कोर नहीं आया है, जब हाँ, आएगा सर। तो आपको पता चलेगा, बट कोई भी रैंक 50 के अंदर होता है तो उसको कम से कम 110 प्लस रहता है जी एथिक्स में। सर। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर एथिक्स स्पेशली? सर एथिक्स के लिए मैंने हमेशा से जो स्ट्रैटेजी अपनाई, दैट आई डिडंट रेड एनी बुक फॉर दैट। सर बहुत सारे टॉपर्स, एक बुक है जी सुब्बा राव करके, उसको करते थे, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बुक थी। लेक्सिकॉन भी आता हाँ, है। लेक्सिकॉन। तो सर आई परचेज्ड वन ऑफ देम, बट देन आई फाउंड दैट इट वाज वेरी मैकेनिकल, मतलब
मतलब उसमें काफ़ी मुझे लग रहा था कि याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि जो सिलेबस दे रखी है उसको मैंने उठाया और उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स थे वो हाईलाइट कर लिए कि अच्छा इंटीग्रिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए। और सर सेकंड चीज़ ये कि मैंने जो एग्जांपल्स यूज़ किए वो हमेशा या तो कुछ करंट अफेयर से स्पोर्ट्स रिलेटेड, से या फिर हाँ स्पोर्ट्स से, या फिर इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस स्पिरिचुअल एग्जांपल्स यूज किए हैं। तो उससे भी मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया था तो मेरे मार्क्स 128 थे, तो इसीलिए इस बार 128 थे। तो एथिक्स वाज द थिंग व्हिच मेड मी सिट इन द इंटरव्यू। तो इसीलिए इस बार सर मैंने एथिक्स के वही पुराने नोट्स को फॉलो करा और आंसर राइटिंग, क्योंकि सर एथिक्स सबसे लंबा पेपर होता है, बिकॉज सर जैसे सर ने अभी बोला खत्म भी नहीं हो रहा है। हाँ कि वो उसमें रीड करने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स लग जाते हैं। तो सर वहाँ पे एक तो आपको पहले से कुछ प्री स्ट्रक्चर्ड फ्रेम वर्क्स होने चाहिए, जैसे स्टेक होल्डर्स ये हैं, कुछ थोड़े बहुत हाईलाइट कर देना इशू को, थोड़े बड़े बड़े बॉक्स कुछ बना कोट्स के, भी, हाँ कुछ कोट्स हर क्वेश्चंस में कुछ कोट्स यूज कर सके अगर याद है तो इस तरीके से मैंने उसको फ्रेम किया आंसर्स को। एक बस लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पटना में रह के तैयारी जी की सर। पूरी, तो जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं तो उनको काइंड ऑफ फोमो होता है कि हम दिल्ली मूव नहीं कर पा रहे हैं या ORN या करोल बाग नहीं जा पा रहे हैं, तो इस चीज को कैसे काउंटर करें? मतलब यहाँ पे भी रह के क्वालिटी स्टडी किया जा सकता है, तो सर, उस फोमो को बेसिकली कैसे टैकल किया आपने? सर एट लास्ट में यही बोलूंगा कि जो फोमो थोड़ी बहुत होती है कि वहाँ पे लोग काफी ज्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एक की खामी को दूसरा इंप्रूव कर रहा है, तो सर उसके लिए मैंने यही किया कि थोड़ा मतलब ऑनलाइन कनेक्टिविटी मैंने रखी, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो पता होनी चाहिए ताकि मैं मतलब लैग ना हो जाऊं। और साथ ही साथ सर ये है कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखना ही पड़ेगा इस एग्जाम में, क्योंकि एट द एंड सर अगर आप किसी से बोलोगे कि नहीं मोटिवेशन ले लो तो वो एक दिन रह सकती है, बट यदि आप अंदर से कहोगे ना कि नहीं हो पाएगा तो नहीं होता है। तो इसीलिए सर मेरे अंदर से था कि करना है तो यही करना है, और सर मैंने और कोई एग्जाम में कभी नहीं बैठा कि मुझे था कि UPSC ही करना है और कोई एग्जाम नहीं करना है, तो इसीलिए मैं अंदर से मोटिवेटेड था और सर भगवान पे भरोसा था, राधा रानी पे भरोसा था। तो आज सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि अगर तुम्हें दिमाग में ये लगता है कि मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो नहीं होगा, इसका मतलब कि तुम्हें अपने ऊपर टोटल यकीन होना चाहिए। सर यही था कि मतलब कुछ भी रैंक आ जाए मैं आई वाज हैप्पी। अगर 10th आ गया भगवान की कृपा है, यदि वो 999 होता तो भी मैं हैप्पी होता, क्योंकि सर इट इज आई फील कि इट इज अचीवमेंट। और जैसे इस तुम जो बहुत अच्छा बात बताया एंड कॉन्फिडेंस के बाद, तो इसमें कितना रोल रहता है पेरेंट्स का, ये भी बताना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है। सर तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी मम्मी ने, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम उन्होंने हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, जो कि मैं अभी मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर जाता तो शायद वहाँ पे मुझे ये इश्यूज होते। फिर जब मैंने सर न्यूज़ देखा लास्ट ईयर जो काफ़ी इंसिडेंट हुआ, इट वाज वेरी ट्रैजिक, तो सर उसके बाद भी मुझे लगा कि शायद इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज सर वैसे कंजेस्टेड एरिया में रह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मेंटल हेल्थ पे भी फिजिकल हेल्थ दोनों पे। तो सर इसीलिए मैं यहीं पे रह के तैयारी की, जहाँ पर आप बैठे होते हैं सर मैं यहीं पे बैठ के पढ़ता था। मम्मी घर में रहती थी, मैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ से फ्रेश एयर आती रहती थी, कभी कभी चिड़िया भी दिखती थी, मैं यहीं पे बैठ के रिवाइज करता था अपनी। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक घर पर का जो इन्वायरमेंट होता है, अपने होम टाउन का जो इन्वायरमेंट होता है, वो कभी भी वो वाला मैच नहीं हो पाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ यस सर। और सर जहाँ तक बात है कंटेंट की, तो वो हो ही जाता है सर, क्योंकि सर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन या तो डाउनलोड कर ली या फिर आप किसी को बोल दो वो लाके आपको दे देंगे, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। वो आपको कंटेंट तो अब इशू है ही नहीं आज के डेट में। यस सर। एंड सर नाउ तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो मतलब जब से ये हुआ एडटेक रिवॉल्यूशन आई 2020 में, तो नाउ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ एवरी सब्जेक्ट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वेरी गुड। ओके, एंड आपने प्रहार वार भी यूज किया था, प्रहार एंड समथिंग? नो सर, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, मैंने डायरेक्टली IGP ही में इनरोल किया। हाँ and how was your experience of IGP? सर इट वाज वेरी हेल्पफुल। जो मॉक इंटरव्यू थे पैनलिस्ट, उन्होंने काफी मतलब गाइडलाइन दी आफ्टर जो वो थर्ड आई उन्होंने भी बताया कि कैसे आप अपने थोड़े एक्सप्रेशंस को इंप्रूव कर सकते हो, तो उससे भी काफी हेल्प मिली। सो इट वाज ऑन द फीडबैक उन्होंने दिया व्हाट टॉपिक्स डू आई नीड टू ऐड ऑन व्हिच आई वाज लैकिंग, तो काफी हेल्पफुल। तो जैसे पिछले बार जो आपने इंटरव्यू दिया था 23 में और अभी जो दिया, तो आपको कैसा फीलिंग है? मतलब बेटर, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस बार? सर एक्चुअली आई वुड से वेदर इट वाज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, मैंने 2 इंटरव्यू दी, दोनों में कभी भी डैप से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ओके, पूरा रैंडम क्वेश्चन। लास्ट टाइम RN चौबे सर का बोर्ड था, इस बार सुमन मैम का बोर्ड था, एंड दोनों
आर नोन फॉर आस्किंग GS3 टाइप क्वेश्चंस। हाँ, तो इवन चौबे सर उन्होंने काफी ज्यादा जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे, एंड सुमन मैम ने भी काफी ज्यादा डाइवर्स करंट अफेयर्स ओरिएंटेड AI पे क्वेश्चंस पूछा। तो AI तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड था, बट फिर मैम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चली गई। तो एक दो जगह हुआ जब मुझे बोलना पड़ा कि मैम आई डोंट नो, बट एट द एंड आई वाज लाइक हैप्पी बिकॉज मैम वाज स्माइलिंग। तो आई थॉट, जब मैं बाहर आ रहा था तो आई थॉट कि इफ मैम इज हैप्पी देन मे बी एवरीथिंग इज गुड। मतलब जेन्युइननेस जो है वो पे हाँ, करता है वो। हाँ। ओके। मतलब you should be genuine, you should not try to bluff, जो है आपको वही बोलना है। जी सर, जहाँ पे नहीं आता है नहीं आता है, वहाँ पे यदि मैं ट्राई करता बोलने का कि नहीं नहीं मुझे तो आता है, देन शी वुड हैव अंडरस्टूड कि ही इज कि ट्राइंग टू हाँ से। इस टाइम